मुद्रा की पूर्ति। आज हम बात करेंगे मुद्रा की पूर्ति। किसी देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, कौन से संगठक हैं जो मुद्रा के कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है और मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या हैं, पूर्ति को मापा कैसे जाता है, और मनी का मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर का मतलब कौन सी चीज़ बढ़ती है तो मुद्रा की मात्रा पर कितने गुना असर पड़ता है मुद्रा की पूर्ति के ऊपर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि मनी, कुछ चीज़ें हैं जो मनी के जो सब के फैक्टर्स हैं उनको हम बताएंगे कि जब उनकी मात्रा बढ़ती है तो उनकी मात्रा जिस अनुपात में बढ़ती है, मनी की मात्रा, जो मनी की पूर्ति है, सप्लाई ऑफ मनी है, वो उससे भी ज़्यादा, मतलब देयर इज ए मल्टीपल रिलेशन बिटवीन द मनी सप्लाई, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि जो इनसाइड मनी, यानी कि जो हम मनी कहते हैं, मनी के मनी बेस है, मॉनेटरी बेस, और मनी सप्लाई मॉनेटरी बेस, जिसके अंदर को हम बाद में आपको बताएंगे कि मॉनेटरी बेस क्या है, और मॉनेटरी बेस जब बढ़ता है तो मनी सप्लाई उससे कहीं अलग अनुपात में बढ़ती है तो उसको हम मनी मल्टीप्लायर कहेंगे, और इन सब बातों को हम आपको एक एक करके समझाएंगे। तो मुद्रा की पूर्ति का उदाहरण का मतलब है कि मुद्रा की पूर्ति का डिफरेंट समय में डिफरेंट कंपोनेंट्स रहे हैं मुद्रा की पूर्ति के। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो मुद्रा की पूर्ति को कुछ मानते थे, और उसके बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो मुद्रा की पूर्ति के अंदर और भी कुछ चीज़ें उन्होंने शामिल की, और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कुछ और तत्वों को भी मुद्रा की पूर्ति के अंदर शामिल किया है। तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब है कि मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय है मुद्रा के रूप में कार्य करने के लिए कितनी मुद्रा अवेलेबल है, कितनी मुद्रा की मात्रा अवेलेबल है। तो जो प्रारंभिक अर्थशास्त्री थे वो ये मानते थे कि दिन जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जो बात करने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि मुद्रा की पूर्ति के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ जो डिमांड डिपॉजिट्स, कैश करेंसी जमा डिमांड डिपॉजिट्स, और जो अदर डिपॉजिट्स विद RBI हैं वो मुद्रा की पूर्ति में शामिल होते हैं। इनको हम ये जो मुद्रा की पूर्ति के जो पार्ट्स हैं, यानी कि हमारे पास कैश है या हमारे पास बैंक में जमा है, और तो इसको हम तुरंत प्रभाव से हम खर्च कर सकते हैं। यानी कि कैश को तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी, बिकॉज मनी इज एट हैंड, वी कैन स्पेंड द मनी विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इसका मतलब कैश है वो तो इट इज़ द मोस्ट लिक्विड सोर्स है मनी सप्लाई का। एंड आफ्टर दैट जो बैंक के अंदर जमा है हमारा डिपॉजिट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि जो पैसा हम बैंक में रखते हैं तो उनको हम कभी भी निकाल सकते हैं, जिसको हम डिमांड, यानी कि वो डिपॉजिट्स कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, तो उनको डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। उनको हम अपनी ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं, तो उनको हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। तो मनी सप्लाई है, उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें जो बाद में शामिल हुई, जैसे कुछ चीज़ें जो मनी के जो रूप में है, जैसे शुरू में हम टाइम डिपॉजिट्स जो थे उनको बैंक को उस मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते थे, क्योंकि वो उसकी, यानी कि मनी सप्लाई के जो हम अवयव गिनवा रहे हैं, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स
अदर डिपॉजिट्स, तो ये इनमें लिक्विडिटी कम होती चली जाती है। मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड। कैश को बैंक में जो जमा है, जिसको हम बाई चेक निकाल सकते हैं, तो उसकी लिक्विडिटी में थोड़ा अंतर आ गया। क्यों? लिक्विडिटी का मतलब उसको हम तुरंत प्रभाव से खर्च नहीं कर सकते, हमें बैंक जाना पड़ेगा, इतना समय तो लगेगा ही। फिर जो बात आई कि भाई कुछ मुद्रा की पूर्ति के अंदर टाइम डिपॉजिट्स, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन ने शामिल किया, टाइम डिपॉजिट्स हैं वो भी मुद्रा की सप्लाई में शामिल हो सकते हैं, जिसमें हम कुछ लॉस उठा के, यानी कि इंटरेस्ट का लॉस उठा के उसको एफडी को तुलवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट को, तो उसको भी हम मुद्रा की सप्लाई में शामिल करते हैं। तो मुद्रा की करेंसी में और भी उसके बाद बहुत से अर्थशास्त्री आए जिन्होंने जो नियर मनी है, नियर मनी का मतलब जिनको हम जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, इनको हम कुछ समय इन्वेस्ट के बाद हम इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन स्पेंड दिस मनी ऑन आवर नेसेसिटीज़ जो है हमारी, उनको हम हमारी जो नेसेसरी जो एक्सपेंडिचर्स हैं हम कर सकते हैं। तो इसको ये चीज़ें भी मनी में शामिल होती हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट समय के साथ जो अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्थाओं के अंदर जो मॉनेटरी जो विकास हुआ है, मॉनेटरी विकास का मतलब क्या है कि मनी ने अपने रूप बदल लिए हैं, और मनी है ना वो डिफरेंट टाइप से विभिन्न चीज़ें जो हैं वो मनी के रूप में कार्य करने लगी हैं। तो उन सभी चीज़ों को हमने मनी सप्लाई में शामिल किया है। तो मनी सप्लाई में जो करेंसी माप है, तो नंबर 1 तो सिक्के जो हैं वो अब हम एक एक करके गिनवाएंगे कि जो मनी सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कॉइन्स हैं, कॉइन्स हैं मनी के, मनी सप्लाई में का पार्ट है कॉइन्स, यानी कि करेंसी के अंदर क्या क्या होता है, कॉइन्स एंड नोट्स। और कॉइन्स छोटे सिक्के हैं, नोट्स हैं वो बड़ी मुद्रा हैं, और नोट्स हैं वो दे रिप्रेजेंट द मनी। तो सिक्के हैं, करेंसी नोट्स हैं, तो इनको हम ये भी अर्थव्यवस्था के उसमें शामिल होते हैं। और करेंसी नोट्स जो हैं उनको जारी करने की जो रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक जो जारी करता है, भारत के अंदर जो रिजर्व बैंक है और अन्य देशों के अंदर जो भी है उसमें सेंट्रल बैंकिंग हम कहेंगे, सेंट्रल बैंक कहेंगे, वो मुद्रा की मनी सप्लाई को जारी करता है, नोट्स को। और इसकी भी भिन्न विधि आ रही हैं, वो हम आगे बताएंगे। जैसे कि भाई प्रोपोर्शनल मेथड था, उसके अंदर प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव मनी होता था, जिसमें 100% जो मनी की मात्रा के जो केंद्रीय बैंक जारी करता था, तो उसके 100% बहुमूल्य धातुएं, सोना चांदी वगैरह जमा करवाता था बैंक। फिर अनुपातिक यानी कि 60% सोना चांदी रखता था। फिर न्यूनतम विधि जो मिनिमम रिजर्व, जैसे आज के दिन हमारा रिजर्व बैंक है, वो मिनिमम रिजर्व मतलब यानी कि 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा और 115 करोड़ रुपए का सोना रख के वो जितनी ज़रूरत हो उतने नोट छाप सकता है। तो ये तो नोट छापने के विभिन्न देशों के जो अपने अपने नियम हैं, कैसे नोट छापे जाते हैं और उनके पीछे क्या कारण है। फिर मांग जमा का मतलब है, मैंने पहले ही बता दिया, डिमांड डिपॉजिट्स, जो हमारी जो बचत का हिस्सा है, उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, उनको हम मांग जमाएं कहते हैं। मांग जमाओं के अंदर एक सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी हैं, जिनको गौण जमा कहते हैं हम, जिनके बैंक लोन देता है, बैंक किसी को लोन दे देता है, तो वो लोन अकाउंट खोल के अपनी तरफ से पैसा है वो मेरे व्यक्तियों के खातों में डाल देता है, और व्यक्ति उस पैसे को निकाल के खर्च कर सकते हैं। यानी कि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि बैंक के पास जो मनी है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई वो मनी है जिसको हम खर्च कर सकते हैं। बैंक एक संस्था है, बैंक के पैसे को हम खर्च यूँ नहीं कर सकते, हम लोन दे सकते हैं किसी को और वो व्यक्ति उस पैसे को खर्च कर सकता है। बैंक इटसेल्फ, बैंक के रिजर्व्स हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों को मिलने वाला जो पैसा है उनको वेतन के रूप में मिलता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। रोडवेज के द्वारा, रेलवे के द्वारा जो धन कमाया जाता है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। बट रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा जो धन, जो वेतन मिलते हैं और वो मनी है, वो मनी सप्लाई का पार्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैंक जो लोन देते हैं उस पैसे को हम खर्च कर सकते हैं। कार ले लिया हमने ट्रैक्टर ले लिया, हमने और कोई ज़रूरत किसी के लिए मकान बना लिया, तो जो उसको हम डेरिवेटिव डिपॉजिट्स कहते हैं और उस पैसे वो मनी का वो दैट पार्ट ऑफ रिजर्व्स ऑफ द बैंक विच इज एडवांस्ड इन द फॉर्म्स ऑफ लोन्स एंड पीपल स्पेंड दैट लोन मनी on goods and services of their need। तो ये मनी जो खर्च हो गया है उसको हम मनी सप्लाई का पार्ट कहेंगे। बट बैंक द रिजर्व्स विद द बैंक विच आर नॉट which have not been advanced in form of loans, they are not the part of money supply। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मनी सप्लाई के अंदर बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो शामिल नहीं है। जो लोन दे दिए हैं, जिनको आप खर्च कर सकते हैं जिस पास पैसे को, दैट इज़ द मनी सप्लाई। बैंक बेशक भरे हों पैसे से, जब तक वो लोन नहीं देंगे उनको कोई खर्च नहीं कर सकता, नहीं बैंक के मैनेजर खर्च कर सकता, ना बैंक के कर्मचारी खर्च कर सकते। तो जो पैसा डिस्पोजेबल इनकम बन जाता है, जो पैसा रेडी टू स्पेंड है, एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार है, उस पैसे को मनी सप्लाई कहते हैं। मांग जमाएँ हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं। फिर दूसरी बात है तो ये जो चीज़ें थी ये तो मनी सप्लाई के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर पहले हमने उनको सुविधा के अनुसार हमने बांटा है M1, M2, M3, M4। M1 ये इनके अंदर M1, M2, M3, M4, M1, M2, M3, M4। इसलिए एक तो पहली बात ये बता देता हूँ कि ये जो इसका जो चार्ट है ये बताता है कि इसमें लिक्विडिटी कम होती चली जाती है। ये कहेंगे कि लिक्विडिटी अगर हम यहाँ मापें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ मोस्ट लेस लिक्विडिटी है, यहाँ बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, यानी कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 की है। M1 इज़ दैट पार्ट ऑफ मनी जिसको हम सबसे ज़्यादा जल्दी खर्च कर सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं जो मनी सप्लाई है वो लिक्विडिटी के हिसाब से हमने सेट की है। M1 मोस्ट लिक्विड, M2 उससे कम लिक्विड, M3 उससे कम लिक्विड, M4 उससे कम लिक्विड है। और जीरो लिक्विडिटी वाली चीज़ें हैं ना वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं हो सकती। जैसे M1 के अंदर क्या होता है, जनता के पास करेंसी C, M1 में C प्लस BD, जनता के पास करेंसी, जमा में अन्य, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है, अदर डिपॉजिट्स जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर M1 प्लस M2 है, उसके पास ये तो है ही है जमा में पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, इसको हम शामिल कर देते हैं। डाक खाने की बचत योजनाओं में जमा, बैंक डाक खाने हैं वो भी पैसा रखते हैं और बचत योजनाओं में जमा करते हैं। उन जो बचत योजनाओं को तुड़वा के उस पैसे को यूज किया जा सकता है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स।
फिर ये M3 है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M3 बराबर है जनता के पास करेंसी, बैंक जमा, रिजर्व बैंक के पास जमा, बैंकों की सावधि जमा। सावधि का मतलब होता है जो टर्म डिपॉजिट है उसको हम सावधि जमा कहते हैं। और M4 है जनता के पास करेंसी, बैंक के पास बैंक जमा में रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, बैंकों की सावधि जमा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की जो सभी डिपॉजिट्स हैं, हमने M1 में क्या लिया था, M2 में क्या लिया था, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, और M4 में क्या होगा, M1 प्लस जनता के पास करेंसी, बैंक जमा, रिजर्व बैंक के पास जमा, बैंकों की सावधि जमा। इसका मतलब क्या हुआ कि M3 जमा, M4 है वो M3 जमा, M3 प्लस में ऑल पोस्ट ऑफिस सेविंग, ऑल टाइप ऑफ सेविंग डिपॉजिट, ऑल टाइप ऑफ NSC को छोड़, डाक खाने की कुल जमा NSC को छोड़कर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर जो कुल जमा है उनको हम मांग जमा में शामिल करते, एक्सेप्ट NSC को छोड़ के सभी को हम मांग जमा में शामिल। 1998 में RBI के कार्यकारी समिति ने कुछ ये छोटा सा डिफरेंस किया था, लेकिन हम इसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। और जो मुद्रा की ये थे मनी सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और मनी सप्लाई को आप कैसे समझ सकते हैं। मनी सप्लाई के अंदर M1, M2, M3, M4, M1 के अंदर मोस्ट लिक्विड होते हैं, M2 के अंदर थोड़े कम लिक्विड, M3 के अंदर उससे थोड़े से और कम लिक्विड मिला लिए, और M4 के अंदर और थोड़े से कम लिक्विड थे उनको भी मिला लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम M1 से चलेंगे तो मोस्ट लिक्विड, कम लिक्विड, कम लिक्विड, कम लिक्विड, यानी कि इसमें, लेकिन ये सभी हैं अर्थव्यवस्था, इनमें इतना समय नहीं लगता। M3 में पोस्ट ऑफिस, M4 में पोस्ट ऑफिस, ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, ऑल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इनको छोड़ के जो बाकी जो जमा है वो पोस्ट ऑफिस के वो शामिल हैं इसके अंदर। तो हम इतना ही करेंगे। इसके बाद क्योंकि ज़्यादा हम बात करेंगे तो कल हम बात करेंगे मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, व्हाट फैक्टर्स हैं जो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो ये मुद्रा की घटक हैं। मुद्रा क्या थी हमने बात किया, और मुद्रा के विभिन्न रूप क्या थे ये हमने बात की। और अब हमने बात की कि मुद्रा की सप्लाई क्या है। मुद्रा की सप्लाई का मतलब ये मत मानिए कि सरकार जो पैसा कलेक्ट करती है टैक्स के रूप में, या विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारे, मैं एक सामान्य एग्जांपल देता हूँ, कॉलेज जो फीस इकट्ठी करता है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। बैंक, रोडवेज, जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पैसा कमाते हैं, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका भी एक पैसा खर्च करने का अपना एक तरीका है, यानी कि वो अपने खर्चे को इन द फॉर्म ऑफ वेजेज एंड सैलरीज दिखाते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मिलने वाला जो पैसा है इन द फॉर्म ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, वो पैसा वो खर्च किया जा सकता है, इसलिए दैट इज द पार्ट ऑफ मनी। यानी कि मनी सप्लाई में वो मनी शामिल होगा जिसको खर्च किया जा सकता है। जो पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, जैसे सरकार का पैसा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पैसा, जिसको खर्च करने के लिए एक व्यवस्था से गुजरना पड़ता है, एक प्रावधान करना पड़ता है, तो उस प्रावधान, जैसे लोन देना, बैंक के पास पैसे तो बहुत है, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। अगर बैंक ने 2 करोड़ का लोन दे दिया तो 2 करोड़ इज़ द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। बैंक के पास 20 करोड़ रुपया है,
वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, बट 2 करोड़ रुपया जो लोन दिया है, बिकॉज वो रुपया अब वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च होगा। मुझे जो वेतन मिला है कॉलेज से, दैट वो मैं खर्च कर सकता हूँ, लेकिन कॉलेज के खजाने में, कॉलेज के विभिन्न खातों में पड़ा पैसा है, उसको हम खर्च नहीं कर सकते। ना प्रिंसिपल खर्च कर सकता, ना कोई और अन्य आदमी, इस विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ उसके खिलाफ नहीं कर सकते। जब उसको हम खर्च करते हैं वस्तु सेवाओं के ऊपर, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो इस प्रकार ये मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पूरा करें। इसके बाद इस मनी सप्लाई को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इनको हम कल करेंगे। थैंक यू।